नमस्कार दोस्तों, यह छठी कक्षा की एनसीईआरटी की भूगोल की पुस्तक है जिसमें 8 चैप्टर हैं और हम आज सौरमंडल में पृथ्वी चैप्टर का अध्ययन करेंगे, इसे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा छठी की भूगोल पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह एनसीईआरटी की पुस्तक है, बहुत ही लाभ होगा। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1-2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश हीरे से जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। यह बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती है। यहाँ 2 शब्द आया है, पूर्णिमा और चंद्रमा, पूर्णिमा और अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। क्या आपको इस बात से आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते हैं? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिख रहा है, मिलने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। अब यहाँ पे एक अंडरलाइन है, मोटा शब्द में लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी के अनुसार। ये सब फैक्ट आपको परीक्षा में आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे अंडरलाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, यह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं इसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहा जाता है और सूर्य एक तारा है। ध्यान दीजिएगा कि जिनके पास ऊष्मा और प्रकाश होती है उसे तारा कहते हैं और सूर्य एक तारा है। हमेशा यह प्रश्न आते हैं। खगोलीय पिंड क्या है? चंद्रमा, सूर्य और सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती है, वह खगोलीय पिंड है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा यह अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। बहुत ही फैक्ट है, इसमें बहुत ही कॉन्सेप्ट है, इसे समझना है कि कोई चीज़ हमें दूर से छोटी दिखाई पड़ती है, बहुत दूर होती है वह नहीं भी दिखाई पड़ती है। इसीलिए रात में तारे टमटमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं, क्योंकि उनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश है, लेकिन हम तक वह नहीं पहुँचा पाते हैं क्योंकि हमसे बहुत दूर होते हैं। आपने अवश्य यह ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी हमें बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, वस्तुतः वो उतना छोटा होता नहीं है। बहुत अच्छा समझाया गया है यहाँ पे, एनसीईआरटी किताब है, इसलिए हर एक व्यक्ति को एनसीईआरटी किताब पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। मैं आपको यह उपलब्ध करा रहा हूँ कि मैं अपनी आवाज़ में आपको एनसीईआरटी किताब पढ़कर सुना रहा हूँ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपके सामने रख रहा हूँ। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को भी देख सकते हैं। आप आसमान में जब रात में देखिएगा तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई देंगी। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संत। बहुत अच्छा समझाया गया है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा का ही भाग है। बहुत ही अच्छा फैक्ट है, इसे फिर से मैं अंडरलाइन करता हूँ। आप बॉक्स में देख रहे होंगे, समझिए। रात्रि के समय नक्षत्र मंडल जो दिखते हैं अर्सा मेजर या बिग बियर,
नाम है इनका, और इसी प्रकार का है। यह सप्तऋषि है, इसमें 7 तारों का समूह है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुव तारा हमेशा किधर रहता है? उत्तर की ओर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आप इसे एनसीईआरटी की पुस्तक जो चित्र है, मैं इसे दिखाऊंगा 1.1 में आप देख सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हैं तो एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, इसे फिर से हम लोग समझते हैं। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा इससे। और यह हमेशा एक स्थान पर ही रहता है, इसलिए ध्रुव तारा शाम में देखिए या सुबह देखिए, यह पता चल जाता है कि ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। आप पहले क्या पढ़े थे कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, उसे तारा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इन पिंडों को ग्रह कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पिंडों को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना हुआ है। ये सब प्रश्न आपको गाहे बगाहे यदा कदा पूछता रहता है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है। प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तारा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा पर जाकर देखिएगा, देखने पर यह चंद्रमा की भांति ही चमकती देखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह अन्य किताबों में नहीं मिलती है। एनसीईआरटी पुस्तक क्लियर करता है कि जब आप चंद्रमा पर जाकर के पृथ्वी को देखेंगे, निहारेंगे, तो वह चंद्रमा की भांति ही चमकता हुआ दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके हम आपको समझाते हैं फिर से। इसे आप फिर से समझ सकते हैं कि जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इन्हें ग्रह कहा जाता है। और वे जो अपने प्रकाश और ऊष्मा से प्रकाशित होते हैं, उन्हें तारा कहा जाता है। सूर्य एक तारा है, ध्यान रखिएगा। और ये प्लेनेट सबसे बने हैं। प्लेनेट का मतलब होता है परिभ्रमक, मतलब घूमना, चारों तरफ घूमना। जैसे पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है, आप जानते होंगे, तो इसे ही परिभ्रमक कहा जाता है। यहाँ कुछ रोचक तथ्य दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बहुत प्रश्न यह बनकर आता है, प्रश्न बन के आते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न प्रकार के पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन से देखा जा सकता है। समान आँख से नहीं देख सकते हैं, सामान्य दूरबीन से भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो शक्तिशाली दूरबीन है उनकी सहायता से हम इन ग्रहों को देख सकते हैं। जैसे बृहस्पति, फिर से बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इनको इनके चारों ओर छल्ले हैं। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किनके चारों ओर छल्ले हैं? तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। अब आते हैं सौर मंडल पे। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह एवं कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर बना है। इसे सौर मंडल का निर्माण करता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इसका मुखिया कौन है? सूर्य है। मतलब सूर्य का परिवार हुआ और उसका नाम पड़ा सौर मंडल। अब सूर्य के बारे में हम लोग जानते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। बहुत अच्छा। सौर मंडल में ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ ध्यान रखिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, आते हैं ग्रह पर। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी,
मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। याद रखिएगा, इसमें कोड भी दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस कोड को समझिएगा, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका दिया गया है। एनसीईआरटी की पुस्तक है, बहुत ही अच्छा। आगे चलते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसका एक चित्र भी है, इसे दिखाया जाएगा आपको। ये रास्ते दीर्घवृत्तीयकार में फैले हुए हैं, इसे कक्षा कहते हैं। मतलब जो ग्रह जिस रास्ते से चक्कर लगाते हैं उस रास्ते को कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य का सबसे नज़दीक है, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य के एक चक्कर लगाने में बुध को कितना लगता है? 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद रखिएगा। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध है। अपनी कक्षा में यह चारों ओर एक चक्कर लगाने में मात्र 88 दिन लगाता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मात्र 6ठी क्लास में इतनी सूचनाएं हैं, इसीलिए लोग एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए बोला जाता है। लोग बोलते हैं कि 6ठा क्लास से ही एनसीईआरटी को शब्द बाय शब्द पढ़ना चाहिए और इसे समझना चाहिए, इसे कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। यह 9वां ग्रह था। पहले हम लोग पढ़ते थे कि 9 ग्रह हैं, लेकिन अब 8 है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 अगस्त में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो, जिसे बौना ग्रह कहा जाता था, है ना, को 9 ग्रहों की संख्या से हटा दिया गया। सौरमंडल के ग्रह जो हैं उससे हटा दिया गया और अब मात्र 8 ही ग्रह हैं। कॉन्सेप्ट ब्रैकेट में दिया हुआ है कलर करके। शब्द की उत्पत्ति बहुत ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। यह भी प्रश्न आया हुआ है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जीई का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, पृथ्वी के बारे में लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानते हैं। बहुत अच्छा एक ग्राफ से दिया हुआ है। जियो से जोड़ा गया है लॉजी। जियोलॉजी क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन। और जियोआइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप जियोआइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, पढ़िएगा। यह तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जियोलॉजी, जियोमेट्रो, जियोआइड। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्रो पृथ्वी का मापन, जियोआइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआभ कहा जाता है। भूआभ का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के समान। जीवन की अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ जीवन है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर नीले रंग का दिखाई पड़ता है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अभी हम लोग पढ़े थे कि चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी चंद्रमा की तरह चमकीली दिखाई पड़ती है, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। यह दूरी याद रखिएगा, यदा कदा परीक्षा में पूछता है।
बॉक्स में दिया हुआ है, देखते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव निर्मित उपग्रह के लिए ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए और पृथ्वी से संचार माध्यम को बहाल करने के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह का नाम रिसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि है। इन सब के बारे में आप खोजिएगा, सर्च कीजिएगा। आगे के टॉपिक में मैं भी बताऊंगा। बहुत अच्छा नॉलेज NCERT के द्वारा हम लोग ले रहे हैं, इसका उपयोग कीजिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, 27 डे में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। याद रखिएगा, पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही दिन में अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि हमेशा पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। कुछ धब्बा धब्बा दिखाई पड़ता है, वस्तुतः वह इनकी छाया ही है। क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं। तारों एवं ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किनके बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह का ही भाग है जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद यह टूटकर अलग हो गए और उसी तरह घूम रहे हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। जो यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे कहलाती है। मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा मिल्की वे का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी को कॉन्सेप्ट कहा जाता है। कैसे नाम पड़ा इसका? आकाश गंगा, आकाश जोड़ गंगा, ठीक है। तो आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, लाखों आकाश गंगा मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना इतना कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इनके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। इस चित्र में बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। एक बच्ची है, उसके बाद पृथ्वी है, सौरमंडल है, आकाशगंगा, ब्रह्मांड है। बहुत सुंदर। हम लोग हैं, पृथ्वी है, सौरमंडल है, आकाशगंगा है, ब्रह्मांड है। बहुत सुंदर। इस पुस्तक में एक बहुत ही बेहतरीन चित्र दिया गया है जिसमें सभी ग्रहों की स्थिति दर्शाई गई है। जिसमें 4 ग्रहों को बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह बताया गया है। आप इसे देख सकते हैं। और सभी ग्रहों की स्थिति बताई गई है, देख सकते हैं। बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 88 दिन में लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है। इसकी एक चंद्रमा है। मंगल सूर्य के चारों ओर
एक परिक्रमा 687 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है। इसके पास 2 चंद्रमा है। ये आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आंतरिक ग्रह उन्हें कहा जाता है जो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, देख सकते हैं आप इसे, बढ़िया से समझिए और पढ़िए बार बार। और ये उन 4 ग्रहों की स्थिति है जिन्हें वाय ग्रह कहा जाता है। वाय ग्रह मतलब सूर्य से बहुत दूर और बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं और बाह्य ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। यह सूर्य से बहुत दूर हैं और बहुत बड़े आकार के होते हैं। इनमें बृहस्पति हैं। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 11 साल, 11 महीने और लगभग 12 साल में करते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट पर कर लेते हैं। इनके पास चंद्रमाओं की संख्या लगभग 53 है। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल 5 महीने में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में करता है और इनमें चंद्रमा की संख्या 53 है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 84 साल में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में करता है। चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 164 साल में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में करता है। इसकी चंद्रमा की संख्या 13 है। चलिए दोस्तों, आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा, बहुत समझे होंगे। बार बार इस वीडियो को देखिए, समझिए, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी के माध्यम से क्लियर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।